हाय दोस्त, वेलकम बैक टू एप्ट अकेडमी। आज हम करने वाले हैं रैपिड रिकैप MMPC 013। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ क्या है? बिजनेस लॉ रूल्स दैट गवर्न्स बिजनेस एक्टिविटीज लाइक स्टार्टिंग, रनिंग एंड क्लोजिंग अ बिजनेस लीगली। बिजनेस लॉ वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो बताता है कि बिजनेस लीगल तरीके से कैसे चलेगा, जैसे कंपनी बनाना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, एम्प्लॉय को हायर करना, टैक्स भरना, ये सब चीजें जो रेगुलेट करता है उसको हम कहते हैं बिजनेस लॉ। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी कि इसका पर्पस क्या है? रेगुलेट द बिजनेस एक्टिविटी। ओके, सो ये बताता है कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस है वो कैसे चलना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। सेटल डिस्प्यूट, अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अनबन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बिजनेस लॉ उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट राइट्स, सो ये बायर के, सेलर के और एम्प्लॉय तीनों के ही राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अगर तुमने कोई सामान लिया, अगर वो खराब निकला तो तुम उसके खिलाफ केस कर सकते हो और लॉ के थ्रू जो सेलर है उसको तुम्हें कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और सेलर के लिए, अब जैसे कि तुमने कोई अगर तुम सेलर हो, तुमने कोई चीज बेची, अब लीगली तुमने बिल्कुल सही काम किया है पर बायर फिर भी कंप्लेन कर रहा है और तुम्हें तंग कर रहा है, तो तुम भी केस कर सकते हो और लीगल एक्शन उस पर हो सकता है। और एम्प्लॉय के राइट्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर हमारे लेबर लॉ कहता है कि सिर्फ एक बंदे को सिर्फ 8 घंटे काम करना चाहिए, पर अगर कंपनी उससे ज़्यादा करा रही है और उसको सैलरी भी, मिनिमम सैलरी नहीं दे रही है, तो वो भी केस कर सकता है या लीगल एक्शन ले सकता है। ओके, प्रमोट एथिकल बिजनेस। ओके, सो बिजनेस लॉ प्रमोट करता है एथिकल बिजनेस। ओके, क्योंकि एक सेट ऑफ लॉ हैं, उनको पता है कि अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट हो सकती है या लीगल एक्शन हो सकता है, तो सारे बिजनेस कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, और देन इट हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड लीगल सर्टेनिटी। अब बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है हमारे पास ये बिजनेस लॉ होना। एक, इससे क्या होता है, एंश्योर होता है बिजनेस स्मूथ चले। ओके, कोई लीगल एक्शन के बिना ओके स्मूथली बिजनेस ऑपरेट हो सकता है। अगर तुम सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि कोई एक्ट तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। एनकरेज इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर कोई कंपनी है जो सारे लॉ फॉलो कर रही है, प्रॉपर सारी चीज़ें अच्छे से कर रही है, तो क्या है, इन्वेस्टर को उस पर ट्रस्ट बढ़ेगा, उस पर वो इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें पता है कि अगर वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका लीगल सोल्यूशन मिल सकता है। अवॉइड लीगल इश्यूज। ओके, और प्रोटेक्ट कस्टमर्स एंड पब्लिक। ओके, ये कस्टमर्स और पब्लिक को प्रोटेक्ट करता है लीगल लॉ। सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अब इसके प्रिंसिपल क्या है? इसके 3 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट है लॉ। जो लॉ है वो तुम्हें बताता है कि तुम क्या कर सकते हो और तुम क्या नहीं कर सकते। रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है कि लॉ है वो सबके लिए इक्वल होता है, चाहे तुम्हारी एक बड़ी दुकान है चाहे छोटी दुकान है, सबके लिए। अगर जैसे तुम एक फूड तुमने खाने की कोई दुकान खोल रखी है, फूड की कोई दुकान खोल रखी है, तो तुमने अगर वो छोटी लेवल पे खोला है तो भी सेम लॉ होगा, अगर तुमने बड़े लेवल पे खोला है तो भी सेम लॉ होगा। प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट ऑनरशिप राइट्स। ओके, अब लॉ के हिसाब से क्या होता है, जैसे तुम लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनाते हो तो इसमें ये नहीं रहता कि ये मेरा है ये तेरा है। जो उस पेपर वर्क में है उसका होता है। जैसे तुमने अगर किसी साइकिल खरीदी, अगर तुमने सिर्फ उससे पैसे दिए और तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं बनाया, तो कल को अगर वो बोलता है कि भाई ये साइकिल मेरी है, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, डिस्प्यूट हो सकता है। ओके, पर अगर तुम्हारे पास, तुमने जब साइकिल खरीदी, तुमने प्रॉपर पेपर वर्क किया, तो क्या हो गया, वो लीगली साइकिल तुम्हारी होगी। अगर कल को वो तुमसे बोलता है कि नहीं ये साइकिल मेरी है, तो तुम ये पेपर दिखा सकते हो। ओके, सो ये तुम्हारे प्रॉपर्टीज को भी सेव करता है। ओके, अब सोर्सेस ऑफ बिजनेस लॉ, कहाँ कहाँ से बिजनेस लॉ हैं, बनते हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। फिर आता है तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स और कंपनी एक्ट्स। ओके, फिर होता है केस लॉस। केस लॉस मतलब जैसे अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था कंपनी और किसी कस्टमर के बीच में, और कोर्ट ने कोई रूल दिया, तो वो रूल भी बाद में जाके एक लॉ बन जाता है जो आगे से बाकी कंपनियों को भी फॉलो करना पड़ता है। कस्टम्स, राइट, जो पहले पुरानी ट्रेडिशन से जो कस्टम फॉलो करते आ रहा था, एक ट्रेड जो पहले से ही करता रहता था, वो भी एक रूल बन जाता है। ट्रेटीज, जो इंटरनेशनल बिजनेस रूल्स होते हैं, वो भी सोर्सेस होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप। ओके, अब इसके स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज आते हैं? ये फर्स्टली ये कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब में इनका यूज आता है। फिर आता है कंपनी लॉ, लेबर टैक्स, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, टैक्सेस, मर्जर, एक्विजिशंस, इंश्योरेंस, इन सब में लेबर लॉ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है जिसमें 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक, एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न या ओरल, दोनों चलेगा। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग तक अलाउड होते हैं। प्रॉफिट कमाने का पर्पस होना चाहिए और लीगल बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने इलीगल चीज में ही पार्टनरशिप कर ली। नो, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। ओके, जैसे कि अगर राम और सुरेश मिलकर एक चाय की दुकान शुरू करते हैं और प्रॉफिट्स शेयर करते हैं, तो उसको हम
पार्टनरशिप बोलेंगे। ओके, अब किस तरीके के पार्टनर्स होते हैं? एक होता है एक्टिव पार्टनर, जो दो पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों एक्टिवली उस बिजनेस में इन्वॉल्व है। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, उसमें क्या होता है, जो बंदा होता है, जो पार्टनर होता है, एक पार्टनर जो होता है वो डायरेक्टली बिजनेस के किसी भी काम में हेल्प नहीं करता, बस पैसे डाल देता है। ओके, फिर होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर में क्या होता है, वो ना तो पैसे देता है ना वो बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, बस वो अपना नाम देता है, उसके नाम पे वो बिजनेस रजिस्टर्ड होता है। ओके, या फिर हम बोलते हैं होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट में क्या होता है, एक्ट लाइक अ पार्टनर बट असल में पार्टनर नहीं होता, बस लोगों को लगता है कि वो पार्टनर है। ओके, फिर होता है एक माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर मतलब सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए साथ होता है, लॉस की कोई जिम्मेदारी उसमें नहीं आती। ओके, अब एक पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं? ओके, टेक पार्ट इन बिजनेस डिसीजंस। जो पार्टनर होता है वो जो बिजनेस डिसीजन है उसमें पार्ट ले सकता है, और प्रॉफिट शेयर करने में। ओके, और फर्म के अकाउंट देखने में उसका पूरा पूरा हक होता है। ओके, ओके, और कैपिटल के हर चीज पे इंटरेस्ट जो मिलेगा उस पे भी उसका राइट होता है, अगर एग्रीमेंट में वो मेंशन किया है तो। अब एक पार्टनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं? एक होता है ईमानदारी से काम करना, और बिजनेस से कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट ना करना, फर्म के फायदे के लिए काम करना, और सारे पार्टनर को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना एक पार्टनर की ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, अब एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होती है? ओके, यानी कि एंडिंग ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स कैसे हो सकते हैं? ओके, इसके कुछ मॉडल्स हैं। एक है बाय एग्रीमेंट, दोनों ने बोला चलो ठीक है अब हम इस पार्टनरशिप को ओवर करते हैं तो हो जाएगी। बाय नोटिस, इन केस ऑफ एट विल पार्टनरशिप, कि तुमने नोटिस दे दे कि हाँ अब मैं इस कंपनी का पार्टनर नहीं रहना चाहता। या टाइम कंप्लीट होने पर, अगर एक कंपनी फिक्स टाइम के लिए बनी थी, वो टाइम कंप्लीट हो गया तो तुम अपनी पार्टनरशिप से हट सकते हो। डेथ होने पर या इंसॉल्वेंसी होने पर भी तुम पार्टनरशिप छोड़ सकते हो। या बाय कोर्ट, लीगल एक्शन लेके ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ऐसे कुछ, अगर तुम्हारा पार्टनर ऐसा कुछ करता है, मिसकंडक्ट करता है या फिर कोई एग्रीमेंट को तोड़ता है, तो भी तुम लीगली अपने पार्टनरशिप को एंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एलएलपी की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये एक पार्टनरशिप और कंपनी का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके जो फीचर्स होते हैं, सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। यह फर्म, जो कंपनी है, वो अपना खुद का नाम यूज करती है, तो कोई भी पर्सन इस कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मतलब अगर कोई केस वगैरह होता है वो तुम पे नहीं होगा, कंपनी पे होगा। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनर सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट तक रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे ज्यादा लॉस हुआ तो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बेच के इनके पैसे नहीं पूरे करने पड़ेंगे, ना तुमने इन्वेस्ट किया बस उतना ही। ओके, और इसमें कोई मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती, कि ऐसा नहीं कि तुम्हें इतना पैसा डालना ही डालना पड़ेगा। ओके, और एलएलपी कंटिन्यूस इवन इफ पार्टनर चेंज। अब इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पे पहले से ही है, तो टाइम मिले तो प्लीज उसको देख के जाना। अब हम बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशंस की। बैंकिंग रेगुलेशन का मतलब होता है बैंक्स के ऊपर रूल्स और कंट्रोल लगाना, ताकि वो पब्लिक के पैसे का गलत यूज ना करें और पूरे फाइनेंस सिस्टम को सेफ बनाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशंस की जरूरत क्यों है। सबसे पहले जो बात है कि हमें क्यों रेगुलेशन चाहिए, ये एंश्योर करता है स्टेबिलिटी और ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। जब बैंक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर काम करते हैं तो उनमें एक स्टेबिलिटी होती है और लोगों का ट्रस्ट बना रहता है। टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स मनी, इससे क्या है, जो लोगों का पैसा है वो सही जगह और सही तरीके से यूज होता है। ओके, और वो प्रोटेक्टेड रहता है। टू प्रिवेंट बैंक फेलियर एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, इन रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से जो बैंक है उसके फेलियर के चांस कम हो जाते हैं और वो फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा रहता है। टू एंश्योर क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड ग्रोथ। इसकी थोड़ी हिस्ट्री को देख लेते हैं। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। 1969 में और 1918 में मेजर बैंक नेशनलाइज हो गए थे, और 1991 के बाद प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स भी आने लगे। अब लाइसेंसिंग ऑफ बैंक, लाइसेंस के लिए हर बैंक को आरबीआई से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। आरबीआई चेक करता है बैंक के पास कैपिटल है या नहीं, प्लान उनका सही है या नहीं, और जो ऑनर है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। जब ये सारी चीजें फिट होती हैं तभी जाके बैंक्स को लाइसेंस मिल पाता है। आरबीआई का क्या रोल है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, उसका रोल क्या है? एक है रेगुलेट एंड सुपरवाइज बैंक। वो सारे बैंक्स को रूल्स बनाती है, उनको मेक श्योर करती है कि सारे बैंक्स वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एंड सुपरवाइज करती है। और ये रूल्स, जैसे कि मैंने बोला, रूल्स बनाती है कि पैसे उधार देने में, इंटरेस्ट चार्ज करने में एक रूल होता है कि जो आरबीआई बोलती है उस हिसाब से ही एक कंपनी जितना वो बोलती है उतना ही पैसा उधार दे सकती है, और एक अमाउंट जो आरबीआई बोलती है उतना ही पैसा इंटरेस्ट ले सकती है। ओके, कैपिटल पे। और आरबीआई बीच बीच में ये सब चीजें चेक करती है ताकि इंश्योर हो सके कि सारे बैंक ये पॉलिसीज और ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एक्ट एज अ लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट। जो आरबीआई है, अगर किसी बैंक को उधार चाहिए होता है तो आरबीआई ही उसको मैनेज करती है। ओके, और आरबीआई जो हमारे जितने भी मनी रिलेटेड रूल्स हैं वो सारे आरबीआई बनाता है। हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड, आईबीसी का। सबसे पहले समझते हैं
इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब किसी पर्सन या कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने लोन्स के इंटरेस्ट को रीपे कर सके। जैसे कि उसके पास उधार ज्यादा है और उसको चुकाने के लिए पैसा कम या ना के बराबर। और बैंकरप्सी एक ऐसा लीगल प्रोसीजर है जो तब स्टार्ट होता है जब कोई पर्सन या कंपनी कोर्ट के थ्रू ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है कि वो अपना लोन रीपे नहीं कर सकता। अब ये जो IBC कोड 2016 है या 2016 है, उसके जो की फीचर्स हैं, ये एक ऐसा लॉ है जो स्पेसिफिकली हैंडल करता है ऐसे सिचुएशन को जब कंपनियां अपना पैसा नहीं दे पाती। ओके, और ये कवर करता है कंपनीज, LLPs, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप, सारी चीजों को यही सॉल्व करता है, कवर करता है। तो सबसे पहले आता है एडजुडिक्टिंग अथॉरिटीज, फैसला लेने वाली बॉडीज। ये वो लीगल अथॉरिटीज होती हैं जो इंसॉल्वेंसी के केस का डिसीजंस लेती हैं, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनीज और LLP से रिलेटेड केस यहाँ हैंडल होते हैं। फिर आता है DRT, डेथ रिकवरी ट्रिब्यूनल, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म्स के केसेस DRT में जाते हैं। इनका काम है केस को सुनना, सोल्यूशन को अप्रूव करना और लिक्विडेशन का ऑर्डर देना। अब दूसरा हमारा पिलर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल कंपनी का मैनेजमेंट टेक ओवर करते हैं जब IBC प्रोसेस स्टार्ट होता है। इनका काम होता है डेली ऑपरेशन को संभालना, क्रेडिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, रिसोल्यूशन प्लान प्रिपेयर करना और फेयर प्रोसेस एंश्योर करना। फिर हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इनका काम होता है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जहां फाइनेंस का सारा डाटा स्टोर होता है। ये रिकॉर्ड रखते हैं लोन लिया गया, कहाँ से लिया गया, डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड है या नहीं। सो ये सारा काम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी करती है। फिर हमारे पास आता है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो इन सारे पिलर्स को या पूरे बैंकरप्सी के प्रोसेस को ओवरव्यू करती है, उनको देखती है और सुपरवाइज करती है और एंश्योर करती है कि सारा काम अच्छे से हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है अगर कंपनी का रिसोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होता या कोई विजिबल सोल्यूशन नहीं मिलता तो कंपनी बंद कर दी जाती है, उसके एसेट को बेच दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विडेशन। ओके, जैसे कि अभी विजय माल्या ने बैंकरप्सी फाइल करी थी और जब वो पैसे नहीं दे पाया था तो क्या कहता है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी बेच के जिन जिनके पैसे लौटाने थे उनके पैसे लौटाए गए थे। ओके, उसे बोलते हैं हम लिक्विडेशन। सो अब लिक्विडेशन में क्या होता है, अब जब लिक्विडेशन होती है, जब एसेट को बेच के पैसे बनाया जाता है तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर ऑर्डर में पैसे वापस किए जाते हैं। उस ऑर्डर को हम कहते हैं वाटर फ्लो मैकेनिज्म। अब वाटरफॉल मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है, जो इंसॉल्वेंसी कॉस्ट होता है, जो यहाँ पे बैंकरप्सी टीम लगी थी उनके पैसे को सबसे पहले दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास सिक्योर क्रेडिटर्स। सिक्योर क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन लोगों ने उधार दिया होता है पर कुछ चीज सेफ्टी के लिए रख के दिया होता है, जैसे कि तुमने गोल्ड रख के लोन लिया हो या फिर बिल्डिंग रख के लोन लिया हो। तो जहां पे तुमने सिक्योरिटी रखी थी और लोन लिया था उन पैसों को पहले चुकाया जाता है। उसके बाद जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने सिर्फ बिना किसी सिक्योरिटी के तुम्हें उधार दिया था, उनके पैसे को लौटाया जाता है। फिर एम्प्लॉयज, जो तुम्हारे एम्प्लॉयज थे उनका पैसा लौटाया जाएगा और इन सब के बाद शेयर होल्डर्स और ऑनर्स को पैसा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव थे टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड्स एंड पेमेंट, टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, टू रेगुलेट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। ओके, जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना रखी है, टाइम मिले तो प्लीज जरूर देखना, कई बार तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आया है। तो FEMA एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक एक्ट है जिसका मेन काम यही है कि वो जितने भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं या फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है, उस पैसों को और उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और मेंटेन करता है कि वो सारा लीगल हो और जो भी हो वो लॉ के हिसाब से हो। ओके, अब इसमें रूल्स ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आता है। इसमें आता है कि अगर एक NRI है जो इंडिया में नहीं रह रहा, वो कितना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, किस किस तरीके की जमीन ले सकता है और क्या नहीं खरीद सकता, और ये भी डिसाइड करता है कि इंडियन लोग दूसरे कंट्री में कितना अमाउंट लगा सकते हैं, कितना पैसा बाहर लगा सकते हैं। ओके, अब जैसे अगर हम रेसिडेंट्स की बात करें, कैन बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया फ्रीली, ओके, और नीड RBI परमिशन फॉर बाइंग प्रॉपर्टी अब्रॉड। ओके, अगर हम नॉन रेजिडेंट्स की बात करें, NRI और PIO, तो कैन बाय रेसिडेंटल और बिजनेस प्रॉपर्टीज इन इंडिया बट एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। कैन इनहेरिट एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, वो किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं, और मस्ट फॉलो FEMA रूल्स टू सेंड मनी बैक टू अब्रॉड। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP। इसका मतलब होता है आपके आइडियाज और क्रिएशन पे लीगल राइट। सो इसमें दो तरीके के आते हैं, एक होता है पेटेंट
अगर आपने कोई नया इन्वेंशन बनाया है, जैसे कोई न्यू मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो और पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए। कॉपीराइट ये होता है अगर आपने कोई बुक, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर या वीडियो जैसी क्रिएटिव वर्क किया है तो ऑटोमेटिकली मिलता है 60 साल तक वैलिड होता है। जैसे कि अगर आपने एक सॉन्ग लिखा तो उसमें आपका कॉपीराइट होगा, कोई और आपकी परमिशन के बिना वो चीज यूज नहीं कर सकता। फिर हमारे पास आता है राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बोला था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। 2019 में एक डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था लेकिन वो पास नहीं हुआ। 2023 में फाइनली डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना, जिसमें आपको मिलता है राइट जैसे अपना डेटा एक्सेस करने का, गलती सुधारने का और डाटा को डिलीट करवाने का आपके पास हक है। और कंपनीज को स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है वरना पेनल्टी लग सकती है। अब बात करते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब होता है हर कस्टमर को मिलता है प्रोटेक्शन, और ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के थ्रू। एक्ट के अंदर मिलता है आपको ये राइट्स जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू रीडर्सल। राइट टू रीडर्सल का मतलब होता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्यूशन कंपनी को देना पड़ता है। अब 3 लेवल पे कंप्लेन अथॉरिटीज है। एक है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो 50 लाख तक की है, ओके, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपकी कंप्लेंट जाएगी। अगर 2 करोड़ तक है, 50 लाख से ऊपर है और 2 करोड़ तक है तो स्टेट कमीशन के पास जाएगी। और अगर 2 करोड़ से ऊपर का आपके पास कोई कंप्लेंट है तो वो नेशनल कमीशन के पास जाएगी। और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी रूल्स बने गए, जैसे सेलर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सेलर की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कौन है क्या है, फेक रिव्यूज नहीं चलेंगे और रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंपटीशन लॉ। आपने सुना होगा मार्केट में बड़े प्लेयर्स जैसे बड़े टाटा, अंबानी या अडानी जैसे लोग मिलके प्राइस सेट कर लेते हैं या छोटी कंपनीज को दबा देते हैं। ये सब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में होते हैं। इंडिया में ये सब हैंडल करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI। अब इसके जो की पॉइंट है, सेक्शन 3 में प्राइस फिक्सिंग या मार्केट डिवीजन अलाउड नहीं है, और सेक्शन 4 में अगर कोई कंपनी अपनी मार्केट पावर का मिसयूज करती है तो वो भी इलीगल है। CCI ऐसी चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है और फाइन लगाता है अगर कोई भी कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती। ओके, सो आई होप तुमने यहाँ तक वीडियो देखी और तुम्हें कुछ बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने की मैंने कोशिश करी है, पर फिर भी चैनल में बाकी सारी वीडियोस भी देखें, और अगर आपको लगता है कोई भी और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है तो उनको भी कवर करके जाएं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वो कवर करूं तो बस तुम कमेंट में लिख दो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।